जब से परी चेहरा ने होश संभाला था उसने अपने वालिदैन से ज्यादा दाऊद हैदर को अपने आरद नद पाया। कहने को वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी जो कि उनकी शादी के 7 साल बाद बड़ी मिन्नतों और मुरादों के बाद पैदा हुई थी। इस वजह से परी चेहरा को लगता था कि उसकी जिंदगी शहजादियों जैसी होनी चाहिए, हर रोक टोक से पाक। लेकिन ऐसा नहीं था और उसकी वजह परी चेहरा दाऊद हैदर को मानती थी। वो उसकी जिंदगी में इसके माँ बाप से भी ज्यादा मुदाखलत करता था, जिसकी वजह से परी चेहरा को बेहद उलझन होती थी। परी चेहरा ने किस स्कूल में जाना है, कौन से मज़ामीन रखने हैं, इसके शौक क्या होने चाहिए, ये सब दाऊद हैदर तय करता था, क्योंकि ये हक उसे परी चेहरा के पैदा होते ही मिल गया था। जब वो पैदा हुई तो इसके दादा ने अपने बेटों के मजबूत रिश्ते को कायम रखने के लिए उनके बच्चों को आपस में बांध दिया था। परी चेहरा का उसके पैदा होते ही इसके तायाजाद कजिन दाऊद हैदर से निकाह हो गया था, जिसकी उम्र तब 10 साल थी। इस निकाह के होते ही दाऊद हैदर ने परी चेहरा को अपनी मलकियत समझना शुरू कर दिया था। कुछ तो परी चेहरा के वालिदैन दाऊद हैदर से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जिसकी वजह से वो परी चेहरा की जिम्मेदारी उसे सौंप गए थे। लेकिन वो इस सब में अपनी इकलौती बेटी परी चेहरा से दुश्मनी कर गए थे, जिसका एहसास परी चेहरा को हर पल होने लगा था। इस एहसास की वजह से परी चेहरा के अंदर एक बागी लड़की ने जन्म लेना शुरू कर दिया। वो बागी लड़की दाऊद हैदर की नज़रों में तो बारी बनी ही थी, साथ ही इसे अक्सर अपनी माँ की बातें भी सुननी पड़ जाती थीं। और इस वक्त परी चेहरा के दिल में दाऊद हैदर के लिए नफरत का बीज पनपने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता ये बीज इसके दिल में जुड़े मजबूत करता एक तनावर दरख्त बनने लगा था। सरदार साहब और उनकी बीवी फरहत बेगम ने अपनी औलाद न होने पर अपनी सारी मोहब्बत अपने बड़े भाई अहमद साहिब के बेटे दाऊद पर लुटाई थी। अहमद अली और सरदार अली 2 भाई थे और उनकी एक बहन सारा थी, जिनकी शादी उनके चचा के बेटे से हुई थी, जिनका घर साथ ही था, बस बीच में एक दीवार थी। इसी तरह अहमद अली की शादी अपने चचा की बेटी से और सरदार अली की शादी अपनी फूफी की बेटी से हुई थी। सब हंसी खुशी अपनी जिंदगियों में मगन थे और उनके वालिद अली भट्ट साहिब अपनी शरकन हयात को खोने के बाद अपनी औलाद को खुश व खुर्रम देखकर परसुकून से जिंदगी के बाकी लम्हात गुजार रहे थे। इस माहौल में अगर कोई खुश नहीं था तो वो थी फारिया रहमान, जो सारा अली की बेटी थी, और अपने नाखुश होने का बदला लेने के लिए वो परी चेहरा और दाऊद हैदर की जिंदगियों में जहर घोलने का काम बखूबी अंजाम देती रही। परी चेहरा इस वक्त अपने कमरे में बंद बुरी तरह से फोन में मगन थी। यहाँ उसकी दोस्त वीडियो कॉल पर थीं और वो सब कल होने वाली स्कूल पार्टी और इसमें पहनने जाने वाले कपड़ों के बारे में सोच विचार कर रही थी। इसी वक्त परी चेहरा के कमरे का दरवाज़ा जोरदार आवाज में खुला तो वो अपनी जगह से उछलती दरवाजे की समत देखने लगी। वहां दाऊद हैदर अपने चेहरे पर सख्त तासुरात लिए इसे घोर रहा था, जिस पर परी चेहरा के हाथ से मोबाइल छूटा और वो अपने खुश्क होते होंठों पर जबान फेरती सीधी होकर बैठ। दाऊद हैदर कुछ बोला नहीं था, वो बस अपने हाथ की मुट्ठियां भयंचे उसे देख रहा था, जिस पर परी चेहरा की जान सूली पर लटक सी गई। सेलफोन हाथ में होने के बावजूद तुमने मेरी कॉल उठाने की जहमत नहीं की, वजह पूछ सकता हूं क्यों? वो गुस्से से दांत पेश कर बोलता हुआ इसके नजदीक आया तो वो फौरन बेड से उठकर खड़ी हुई। वो उसके सामने आकर रुक गया। ओ मैं। परी चेहरा को समझ नहीं आया कि वो क्या बहाना बनाए, क्योंकि दाऊद ने इसे रंगे हाथों पकड़ा था। अब उसके पास सिवाय सर झुकाने के कोई चारा नहीं था। अपनी बक्स लेकर फौरन बाहर आओ, वो उसे हुक्म देता वापस पलटा तो परी चेहरा की धीमी सी आवाज गूंजी, कल स्कूल में पार्टी है, पढ़ाई नहीं होगी। ये कहते इसके चेहरे पर पढ़ाई से जान छूटने की खुशी थी। और तुम उस पार्टी में जा रही हो? दाऊद के सवाल पर परी चेहरा ने जोर शोर से सर हाँ में हिलाया था। फिर भी आ जाओ जल्दी से बाहर। अच्छा है तुम्हारे पेपर्स की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। अपनी बात से वो एक लम्हे में इसे मुंह बसूरने और गहरी सांस लेने पर मजबूर कर गया। दाऊद के कमरे से निकलते ही वो पीर पटकती हुई इसके पीछे अपना स्कूल बैग लेकर आई थी। इससे अगले दिन दाऊद हैदर खुद परी चेहरा को स्कूल पार्टी में छोड़ने गया।
जाने से पहले इसने एक तनकीदी नज़र उसके सरापे पर डाली और फिर कुछ मुतमईन होते हुए इसे गाड़ी में बैठने का इशारा कर गया। चेहरा इसकी आदत से बखूबी वाकिफ थी, इसलिए वो घर से बड़ी शराफत से बस हल्का फुल्का सा तैयार होकर दोपट्टा गले में डाल गई थी, जबकि स्कूल में दाखिल होते ही वो अपनी लाक को थोड़ा मॉडर्न करने वाली थी। सुनो, स्कूल में बिलावजा ज्यादा वक्त गुजारने की जरूरत नहीं है। जैसे ही फारिग हो, ड्राइवर अंकल को फोन कर देना। स्कूल के गेट पर पहुंचते ही दाऊद ने इसे हिदायत दी तो वो लापरवाही से सर हाँ में हिलाती जल्दी से गाड़ी से उतर गए। दाऊद का दिल न जाने क्यों कुछ नागवार सा महसूस हो रहा था। उसने इसे जो हिदायत दी थी, चेहरा ने इसे ज्यादा काबिले एतमाद नहीं समझा। वो उसके अंदाज पर नफी में सर हिलाता गाड़ी आगे बढ़ा गया। चेहरा का स्कूल में आखिरी साल था। वो इस बार मैट्रिक करके स्कूल से फारिग होने वाली थी, इसीलिए आज उन्हें जूनियर्स की तरफ से पार्टी मिली थी। इस स्कूल में लड़कियां और लड़के इकट्ठे ही पढ़ते थे, जिसकी बदौलत चेहरा के दोस्तों में एक दो लड़के भी शामिल थे। और इस बात से दाऊद अक्सर अनजान रहता था, वरना वो इसे कभी इस बात की इजाज़त नहीं देता। स्कूल में पार्टी से खूब लुत्फ अंदोज होने के बाद जैसे ही सब स्टूडेंट्स की वापसी शुरू हुई तो चेहरा को दाऊद की बात याद आई। वो अपने ड्राइवर को कॉल करने ही लगी थी जब उसके ग्रुप में मौजूद उमर ने इसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। क्या यार, अभी से घर वापसी? आज तो आज़ादी मिली है और तुम्हें पता है मैं आज गाड़ी लेकर आया हूं। आ जाओ सब, समंदर किनारे चलते हैं, बहुत मजा आएगा। उमर ने सेल फोन अपनी पीठ पर करते सबको अपने प्रोग्राम से आगाह किया, जिसे सुनते ही सबके चेहरे पर इश्तियाक भरा। वहीं चेहरा एक पिल खुश होने के बाद मुन बना गई। जानती थी कि अगर उसकी इस हरकत का घर में किसी को पता चला तो क्या होगा। वो नफी में सर हिलाते उम्र से अपना सेल फोन मांगने लगी, लेकिन वो जिद पर उड़ते इसका सेल फोन देने से इनकार करते हुए इसे अपने साथ जाने के लिए असरार करने लगा। जब हर तरफ से चेहरा पर दबाव डाला जाने लगा तो वो हाँ में सर हिलाते हंस दी। दाऊद से बचने के लिए इसने बहाना भी सोच लिया था कि वो कह देगी कि स्कूल की पार्टी ही इतनी देर चली। फिर वो सब ट्रैफिक पुलिस से बचते बचाते समंदर तक पहुंच चुके थे और वहां जाकर उन कच्ची उम्र के लड़कों और लड़कियों ने वो तूफान बदतमीजी मचाया था कि लड़कियां समंदर के पानी से बदन से चुपकुत्ते कपड़ों और अपने दुपट्टों से अक्सर लापरवाह हो गई थी। दाऊद भी आज इत्तेफाक से इसी साइड पर अपने काम के सिलसिले में आया हुआ था। जब कुछ फासले पर शोर शराबे की आवाज सुनते इसके चेहरे पर नागवारी फैली थी। साथ ही इसने टाइम देखा था और वो जो बेतवज्जो से एक नज़र डालकर हटाने वाला था, लेकिन वहां दिखाई देते एक चेहरे ने इसकी तमाम तर तवज्जो अपनी जानिब खींची और वो शशदर सा इसे इस जगह नाकाबिले यकीन हालत में देखता कुछ पिल को साकित रह गया था। वो कुछ पिल अपने अर्द गिर्द का होश भूला था। मिस्टर दाऊद, क्या हुआ? आपको मेरी सब बातें समझ आ गई हैं क्या? जब उसके साथ मौजूद मर्द ने पुकारा तो वो बुरी तरह से चौंका। हाँ, सब समझ आ गया, आप बेफिक्र हो जाएं, आपको हमारी तरफ से मायूसी नहीं होगी। वो इज़्तिराबी कैफियत में बोलता अब बस अपने साथ मौजूद इंसान के यहाँ से जल्द अज जल्द जाने के इंतजार में था। और फिर जैसे ही वो वहां से पलटा, दाऊद ने तेज कदम आगे की तरफ बढ़ाए। यहाँ उसकी मनकूहा चेहरा उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही थी। दाऊद हैदर के चेहरे पर इश्तियाल अंगेज तासुरात थे कि आज वो चेहरा के साथ न जाने क्या कर जाता जो हमेशा उसके सब्र के पैमाने को बुरी तरह से आजमाती थी। वो सब लड़कियां और लड़के अपनी मस्ती में गुम थे जब दाऊद हैदर एक तूफान की मानिंद वहां पहुंचते चेहरा को समझने का मौका दिए बगैर उसकी कलाई दबोची और इसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगा, जबकि चेहरा के दोस्त हक्का बक्का से इन दोनों की तरफ देख रहे थे। इसके बाद रास्ते में दाऊद खुद पर बमुश्किल जब्त किए रहा और तेज रफ्तारी से गाड़ी भगता वो सीधा घर की तरफ आया। दूसरी तरफ चेहरा की जैसे रूपरवाज करने को थी। वो लरजते वजूद के साथ मुन ही मुन में आया तो दुआओं का वर्द करती घर तक पहुंची। गाड़ी के रुकते ही दाऊद ने एक बार फिर से इसे बाजू से पकड़ा तो अब की बार चेहरा चीख पड़ी क्योंकि दाऊद की गिरफ्त बहुत सख्त थी।
दाऊद ने परी चेहरा को घसीटते हुए लाउंज में एक झटके से छोड़ा तो वो लड़खड़ाती हुई सोफे पर जा गिरी, जिसके साथ ही परी चेहरा के मुंह से आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो दाऊद के सामने डट कर खड़ी होती चीखी तो दाऊद उसके ढीठपन पर कड़कर रह गया। और जो तुम वहां कर रही थी तो तुम्हें क्या लगता है फूलों के हार पहना है? वो आंखें निकालता एकदम आगे बढ़ा तो परी चेहरा की रोबदारी हुआ हो गई। इससे पहले इन दोनों में मजीद कोई बात होती कि फरहत बेगम चली आई थी और उनके साथ फारिया रहमान भी थी, जो दाऊद और परी चेहरा को यूं आमने सामने देखते मामला समझने की कोशिश करने के साथ दिल ही दिल में एक कमीनी सी खुशी भी महसूस करने लगी थी, क्योंकि इन दोनों के तेवर कहीं से भी खुश आइद नहीं थे। क्या हुआ है दाऊद बेटा? क्या है इसने? फरहत बेगम ने हैरानगी और परेशानी से सवाल किया। उनके सवाल पर परी चेहरा ने शको भरी नजरों से अपनी मां की तरफ देखा, जिसने इससे कुछ पूछने के बजाय दाऊद हैदर से सवाल किया। और परी चेहरा, ये क्या हाल किया है तुमने अपना? कहां से आ रही हो? दाऊद के जवाब देने से पहले फरहत बेगम ने सख्ती से इसका बाजू पकड़ते अपने सामने किया तो अब की बार इसने नजरें चराई थीं। परी चेहरा को खामोश देखते फरहत बेगम ने सवालिया निगाहें दाऊद पर टिकाईं, जो लब पीछे किए परी चेहरा को देख रहा था। परी चेहरा ने अपनी मां से नजर बचाते दाऊद की तरफ देखते इसे सच बोलने से बाज रखा। जो भी था वो जानती थी कि उसकी मां सच पता चलने पर उसे मुआफ करने वाली नहीं थी। अब उसे अपने दोस्तों की बात मानना सरासर अपनी गलती लग रहा था। परी चेहरा, तुम इस हाल में कॉलेज से आ रही हो? वैसे तो तुम आज पार्टी में नहीं गई थी। फारिया ने आगे बढ़ते एक नज़र ऊपर से नीचे देखते ताज्जुब से पूछा। मकसद दाऊद हैदर को दोबारा से गुस्सा दिलाना था। और सच में दोबारा से परी चेहरा का हुलिया याद आते ही वो जो खुद पर काबू पाने का सोच रहा था, अब खुद के गुस्से पर कंट्रोल खोते इसने सारी कहानी फरहत बेगम के सामने खोल। दाऊद को लगा कि अगर वो आज चुप कर गया तो कहीं परी चेहरा को शाना मिल जाए और वो मजीद ऐसी हरकतें अंजाम दे। इसीलिए इसकी पहली गलती पर ही उसे सजा मिलना जरूरी थी, जिसे सुनते वो शशदर रह गईं। उन्होंने आगे बढ़ते किसी के कुछ समझने से पहले परी चेहरा पर हाथ उठा दिया। जिंदगी में पहली बार अपनी मां से थप्पड़ खाने पर परी चेहरा को दर्द के साथ हद से ज्यादा हैरानगी हुई थी। वो अपने गाल पर हाथ रखे अपनी मां को देखने लगी। चची जान, ये क्या कर रही हैं? दाऊद हैदर जल्दी से परी चेहरा और फरहत बेगम के दरमियान में आया, जो खुद भी अपनी इकलौती औलाद पर हाथ उठाने पर अब गमगीन खड़ी थी। जबकि इस सब में एक फारिया थी जो अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी हंसी को छुपाने की कोशिश में थी। अब हटी सामने से। जो अब चाहते थे वो हो चुका। अब ये झूठी हमदर्दियां अपने पास। परी चेहरा ने अपनी पूरी ताकत लगाते दाऊद को एक जानिब धक्का दिया और फिर जोर से चीखते हुए वो दोबारा से अपनी मां के करीब हुई। और आप रुक क्यों गईं? मारी मुझे। आज दिल खोलकर अपनी भड़ास निकाल ले। बल्कि ऐसा करें, मैं हमेशा गलत होती हूं ना, तो इस गलती को अपनी जिंदगी से खत्म कर दें। या फिर मैं खुद को खत्म कर लूंगी, क्योंकि मैं तंग आ गई हूं इस जिंदगी से। यहां कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। सबको वन एंड ओनली दाऊद हैदर पसंद है। या फिर फारिया, और उसके अलावा शायद सारी दुनिया सिवाय मेरी जात के। क्योंकि हर लम्हा मुझे दूसरों की मिसालें देते ये एहसास दिलाया जाता है कि मैं खुद को बदलूं। परी चेहरा अपनी मां के दोनों हाथ पकड़ती अपने चेहरे के करीब लाती हिज़यानी कैफियत में बोलती चली गई। उसका दिमाग मनफी सोचों से भरा हुआ था। वो एक हसास लड़की थी कि हर छोटी से छोटी बात को अब तक अपने पास संभालती रही। बीहू परी चेहरा। दाऊद ने आगे बढ़ते इसे बाजू से पकड़ते पीछे हटाना चाहा तो अब की दफा परी चेहरा ने बुरी तरह से इसका हाथ झटकुते इसे खुद से दूर धकेला। परी चेहरा ने दाऊद की आंखों में अपनी आंखें गाड़ी थीं, जिनमें सिवाय नापसंदीदगी और नफरत के कुछ नहीं था। और उन आंखों की जबान पढ़ते दाऊद आज जिंदगी में पहली बार लड़खड़ाया था। खबरदार, जो मेरा नाम लिया अब फिर मुझे छुआ भी तो मैं आपकी जागीर नहीं हूं, समझे आप? और आज जो ये सब हो रहा है इसके जिम्मेदार आप हैं। मेरे माँ बाप ने पैदा होते ही मुझे किसी बेकार शय की मानिंद आपको सौंपते मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया।
वो न जाने कैसी लड़कियां होंगी जिनको पहले कुछ अरसा अपने माँ बाप का लाड प्यार मिलता है, फिर जवान होने पर उसे ये शौहर नामी इंसान मिलता है। लेकिन एक मैं हूं जिसे होश संभालते ही शौहर मिला है, जिसकी पसंद और नापसंद को मुझ पर ऐसे लागू किया जाता है कि मुझे पैदा करने वाले भूल गए कि मेरी अपनी भी कोई पसंद और मर्जी होगी। लेकिन अब और नहीं, अपनी जिंदगी का हर फैसला अपनी मर्जी से करूंगी। अब से जुड़े इस नाम निहाद रिश्ते की मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं। वो बगैर ग्रेजेज की अपने दिल में छपी सारी बातें जाहिर कर गई थी। फरहत बेगम के बाद अब दाऊद हैदर ने फटी आंखों से इसकी तरफ देखा। वो छोटी सी लड़की अपने दिल में नफरत का बहुत बड़ा जज्बा लिए हुए थी, और वो जो हर वक्त इसके अर्द गिर्द मौजूद रहते थे, इन सब से अनजान ही रहे। प्रीचेहरा बेटा सरदार साहिब जो अभी ऑफिस से आए थे, प्रीचेहरा को इस तरह भड़कते देखकर वो हैरानगी लिए इसकी तरफ आने लगे, लेकिन वो अपने बाप का चेहरा देखती उनकी पुकार को अनसुना करते भागते हुए अपने कमरे में चली गए। मामू, दाऊद भाई, आपने देखा ये प्रीचेहरा अब सबके लाड प्यार में कितनी बदतमीज हो गई है। फारिया का अंदाज ऐसा था जैसे इसे बहुत बड़ा शौक लगा हो। सरदार साहिब सबके चेहरों की तरफ देखते बात समझने की कोशिशों में थे। फरहत, दाऊद, ये प्रीचेहरा को क्या हुआ है? सरदार साहिब ने सवालिया निगाहें दोनों की तरफ टिकाई, जिस पर दाऊद नफी में सर हिलाता कुछ बोले बगैर चला गया। फरहत बेगम ने भी कमरे का रुख किया तो वो भी उनकी तकलीद में कदम बढ़ा गए। लाउंज में अकेली रह जाने वाली फारिया अब चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कुराहट लिए अपने बालों में हाथ चला रही थी। इसकी उम्र 17 साल थी और वो दाऊद हैदर को दिल ही दिल में बहुत ज्यादा चाहती थी, लेकिन वो तो बन मांगे ही प्रीचेहरा का मुकद्दर बन गया था। लेकिन वो अपने नसीब पर सब्र करने वाली नहीं थी। वो दाऊद हैदर को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर लेना चाहती थी, और आज प्रीचेहरा की बातें इसे एक उम्मीद दिला गई थीं। ये दाऊद हैदर उस वक्त किसी अनदेखे मकाम पर नजरें टिकाए खामोश बैठा था, जब बाकी सब घर वाले परेशान चेहरा लिए इससे मुख्तलिफ सवाल पर सवाल करते जा रहे थे, जिनका जवाब देने के लिए दाऊद हैदर मुनासिब अल्फाज का इंतखाब करना चाह रहा था। दाऊद बेटा, आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आखिरकार उसकी वालिदा नुसरत बेगम परेशानी से बोलते हुए इसके पास आकर बैठी, इसके बाजू पर हाथ रख गई थी। वो माँ थी, अपने बेटे के अंदर बाहर के जज्बात को बखूबी महसूस कर पा रही थी। क्या बोलो मामा? बता तो चुका हूं अब सबको कि कुछ अरसे के लिए लंदन जा रहा हूं। अपने तजुर्बे को मजीद बढ़ाना चाहता हूं, तो बस इसीलिए दाऊद ने उनके कंधे के गिर्द बाजू हाइल करते अपनी कई बार पहले की बात फिर से बोली थी। लेकिन न जाने क्यों इसकी माँ का दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। मगर दाऊद, तुमने पहले तो कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, और अब इस तरह अचानक से सब तय करके बता रहे हो। अहमद साहिब भी थोड़ा ताज्जुब का शिकार थे। बस अब लोगों की इसी परेशानी की वजह से नहीं बताया था। प्लीज कूल डाउन हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं। दाऊद ने हर मुमकिन तरीके से उनको यकीन दिलाना चाहा, जबकि इन सब में फरहत बेगम, सरदार साहब और दाऊद एक दूसरे से नजरें चरा रहे थे। वो दोनों मियाँ बीवी तो जैसे कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहे। वो अच्छे से समझ रहे थे कि दाऊद ने इतना बड़ा ये फैसला यकीनन प्रीचेहरा की वजह से किया है, लेकिन तन्हाई मिलते ही फरहत बेगम और सरदार साहिब उसे अपना फैसला बदल लेने के लिए इसरार करने लगे थे। बेटा, मैं समझाऊंगी प्रीचेहरा को, वो अभी नासमझ बच्ची है। मैं जानती हूं उसने तुमसे बहुत बदतमीजी की है, वो तुमसे मुआफी मांग लेगी। फरहत बेगम ने धीमे लहजे में कहा। चची जान, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। इससे पता है क्या होगा? वो मजीद मुझसे बदगुमान हो जाएगी। प्लीज, मैं सब ये हालात सुधारने के लिए कर रहा हूं, तो मेरा ये अमल ज़ाय मत होने दीजिएगा। दाऊद ने उनको समझाने की कोशिश की। जब फरहत बेगम की अगली बात पर उसका दिल लम्हा भर को जैसे रुका और उसने ठटकुत्ते हुए इनकी तरफ देखा। इस तरह तुम दोनों के दरमियान दूरियां कम होने के बजाय बढ़ गईं, तो यहां करीब रहते वो तुम्हें समझ नहीं सकी, और जब तुम मुझसे किनारा ही कर लोगे तो बिल्कुल ही तुम दोनों के दरमियान रिश्ते से इनकार ही ना हो जाए। फरहत बेगम के अल्फाज खदशात से भरे थे। चची जान,
مجھے اس کے انکار اور ہاں سے فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے درمیان رشتہ ہمیشہ برقرار رہے گا۔ بے فکر رہیں۔ میں بس اسے اسپیس دے رہا ہوں تاکہ اس کے دماغ میں بچپن کے نکاح اور مجھے خود کے پاس رکھتے چڑھ وہ ختم ہو اور اب سب کے ساتھ ایک اچھا وقت گزار سکے جیسے اس کی آرزو ہے۔ بالکل ویسے، اور اب لوگوں سے بھی میری درخواست ہے کہ اسے بس صحیح غلط کی پہچان کرواتے ہوئے پوری آزادی دے دیں، کیونکہ کل اس کے الفاظ اور رویے سے مجھے اندازہ ہوا کہ پری چہرہ کی اتنی غلطی نہیں ہے جتنی ہمیں لگ رہی ہے۔ ہمیں بس ایک دوسرے کو سمجھنا ہے اور اس کے لیے تھوڑا فاصلہ ضروری ہے۔ تھوڑی دیر بعد سنبھلتے ہوئے داؤد دو ٹوک لہجے میں کچھ باور کرواتے ہوئے اپنی باتوں سے ان کو بھی اپنا ہم نوا بنا گیا تھا۔ داؤد کی کل صبح کی فلائٹ تھی اور وہ آدھی رات کو نیند نہ آنے کے باعث اپنے کمرے سے نکلتا اس طرف چل دیا جہاں اس کی نیند نہ آنے کی وجہ موجود تھی۔ وہ آہستہ سے پری چہرہ کے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ کمرے میں دھیمی سی جلتی لائٹ میں وہ گہری پرسکون نیند میں تھی۔ داؤد جانتا تھا کہ وہ کل کسی صورت اس کے سامنے نہیں آئے گی، خدا حافظ کہنا تو بہت دور کی بات۔ اسی لیے دل کے ہاتھوں مجبور اس ظالم لڑکی کے دیدار کے لیے خود ہی چلا آیا۔ وہ سست رفتاری سے قدم لیتا پری چہرہ کے قریب بیڈ پر آ بیٹھا تھا۔ یہاں سے بس پری چہرہ کے چہرے کا بس ایک رخ ہی نظر آ رہا تھا۔ اس پر بھی اس کے بالوں کی لٹیں تھیں جن کو وہ ہاتھ آگے بڑھاتے انگلی کے پور سے نرمی سے پیچھے کر گیا، جیسے اس کی ذرا سی سختی سے پری چہرہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، جسے آج تک وہ بچی سمجھتے ٹریٹ کرتا رہا، ذرا سختی بھی برت جایا کرتا تھا۔ وہ بھی اپنے دل کے تقاضوں سے ڈرتے ہوئے وہ پری چہرہ کا بچپنا اور اس کی معصومیت کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اسے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ بڑی ہو رہی ہے، جوانی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہی ہے، تو اسی لیے اپنی کہی باتیں دوسروں کے مقابلے میں پرفیکٹ لگ رہی ہے۔ آئی ایم سوری پری چہرہ، میں خود اچھا بنتے بنتے تمہیں بھی اپنے جیسا بننے کے لیے مجبور کر گیا، جبکہ تم تو ابھی معصوم کلی ہو جسے ہنسنا ہے، بولنا اور کسی حد تک اپنی منوانے کی ضد بھی ہے۔ تمہاری ہر ضد اور خوشی سر آنکھوں پر، لیکن جو حرکت کل تم نے کی وہ ہرگز قابل قبول نہیں۔ وہ غلط تھی تو تھی، جس کی سزا تمہیں ملے گی۔ داؤد بہت دھیمی آواز میں بات کرتا، اس کے چہرے کو مکمل اپنے دل و دماغ میں بٹھاتا، اچانک سے اٹھا اور پھر لمبے لمبے قدم بھرتا پری چہرہ کے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اگلی صبح معلوم ہونے کے باوجود داؤد کی نظریں ارد گرد گھومتی رہیں، لیکن وہ سامنے نہیں آئی تھی، جس پر وہ مایوس سا ہوتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ بیٹا، وہ پری چہرہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو میں نے اٹھایا ہی نہیں۔ فرحت بیگم اس کی نظروں کی تلاش اچھے سے سمجھ رہی تھیں، اس لیے ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں اس کے سامنے بہانہ گھڑ گئیں۔ اچھا کیا اپنے سونے دیں اسے، میں بس نکل رہا ہوں۔ داؤد حیدر سب پر ایک الوداعی نظر ڈالتا گاڑی میں بیٹھنے لگا، جب جھٹ فاریہ اس کے سامنے آئی۔ داؤد، میں آپ کو ایئرپورٹ چھوڑنے چلوں؟ آپ کو سب بتاؤں تو مجھے رات بھر نیند نہیں آئی۔ پلیز فاریہ، بھلا کیوں یہ موقع ہاتھ سے جانے دیتی؟ اسی لیے ہاتھ مروڑتی، چہرے پر بناوٹ بھرے تاثرات سجائے بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ داؤد انکار میں سر ہلاتا، اس کے پھوپھا سارا علی نے بھی اپنی بیٹی کے ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ہاں بیٹا، لے جاؤ تم، کسی اور کو تو ساتھ لے جا نہیں رہے۔ اچھا ہے ایئرپورٹ تک ساتھ ہو جائے گا، اور اب کی بار اسے ماننا ہی پڑا۔ وہ بس ہاتھ کے اشارے سے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود بھی گاڑی میں سوار ہوا تو ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی کے گھر سے نکلتے ہی سب چہروں پر افسردگی لیے واپس گھر کے اندر لوٹ گئے۔ وہ گھر کا اکلوتا بیٹا تھا تو اسی حساب سے سب کا لاڈلا بھی تھا، اسی لیے سب اس کے جانے پر رنجیدہ تھے، جبکہ فرحت بیگم کا تو اس سے دوہرا رشتہ تھا کہ پہلے وہ ایک بیٹے کے طور پر ان کے نزدیک رہا اور پھر بیٹی کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑنے پر وہ اور عزیز ہو گیا۔ اسی لیے وہ بے انتہا دکھی بھی تھیں اور دل ہی دل میں داؤد حیدر کے ساتھ پرملال بھی، جو کہ انہی کی بیٹی کی وجہ سے گھر چھوڑ گیا تھا۔ سردار صاحب ان کی دلی حالت اچھے سے سمجھتے تھے، اسی لیے ان کے کندھے پر بازو پھیلاتے وہ انہیں اندر لاتے دلاسا دے رہے تھے۔
जब इन दोनों की नज़र ऊपर सीढ़ियों की रेलिंग के पास खड़ी परी चेहरा तक गई। फरहत बेगम के चेहरे पर गुस्से भरे तासुरात उभरे थे। इससे पहले वो मुंह से कुछ तल्ख अल्फाज निकालती, सरदार साहिब उनका हाथ पकड़ते इशारे से उन्हें खामोश करवा गए। उधर आओ मेरी बेटी, आज इतनी जल्दी उठ गई? तुम्हारी मामा बता रही थी कि तबीयत ठीक नहीं। सरदार साहिब ने अपना बाजू उसकी तरफ किए, इसे बुलाया तो वो भागते हुए आकर उनके सीने से लगी। फरहत बेगम उनके हिसार से निकलती किचन की तरफ चली गई। मुझे लगा अब सब एयरपोर्ट जाएंगे। कुछ न सोचने पर परी चेहरा ने खामोशी खत्म करने को मुंह से अल्फाज निकाले। नहीं गए, दाऊद ने मना कर दिया था। मगर फारिया जिद करके साथ चली गई। सरदार साहिब के जवाब पर न जाने क्यों परी चेहरा का चेहरा फीका सा पड़ा। अच्छा है, दाऊद को भी तो फारिया पसंद है, वो यकीनन इसकी कंपनी एंजॉय करेंगे। वो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुई थी जब सरदार साहिब ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। परी चेहरा, तुम्हारे बड़े बाबा और ताई उम्मी बहुत उदास है। बेटा, उनके पास चक्कर लगाती रहना, बल्कि ऐसा करो उन्हें अभी उधर बिला लाओ, इकट्ठे नाश्ता करते हैं। अपने बाप के कहने पर वो एक जानिब मौजूद सीढ़ियों की तरफ चल दी। दरअसल ये दो पोर्शन थे। बाहर से अंदर दाखिल होने के अलग अलग दरवाजे तो थे, लेकिन अंदर से एक सीढ़ियों का रास्ता दोनों तरफ मुश्तरक था। वो सब ज्यादातर यही इस्तेमाल करते थे। नुसरत बेगम को सोफे पर बैठे बाकायदा रोते देखकर परी चेहरा जल्दी से उनके पास आई। इसके दिल में शर्मिंदगी सर उठाने लगी, क्योंकि इतनी समझ तो वो रखती थी कि दाऊद इसी की वजह से मुल्क छोड़कर गया है। जितना ज्यादा वो चिलचिलाती कुड़ती थी, इससे ज्यादा कम वक्त में वो इसका दिल नरम पड़ जाया करता था। तभी तो वो बेहद गिल्ट महसूस करती नुसरत बेगम को दिलासा देने की कोशिश करने लगी। ताई उम्मी, नहीं रोए ना प्लीज, मुझे तो चुप करवाना भी नहीं आता, बल्कि रोना आता है। अगर आप चुप नहीं करेंगी तो मैं भी रो दूंगी। वो आज पहली बार उनके साथ लाड से बोलती उनके कंधे पर सर रख दी। दाऊद से नापसंदीदगी के चक्कर में वो इधर का रुख ही बहुत कम करती थी। दूसरी तरफ नुसरत बेगम बमुश्किल अपने आंसू साफ करने लगें। बेगम, मेहरबानी करें, अब मेरी बेटी को न लाइगा। किचन से पानी का गिलास लेकर निकलते अहमद साहिब की आवाज पर वो दोनों उनकी तरफ मुतवज्जे हुई थीं। बड़े बाबा, ताई उम्मी, मेरे साथ चलीं, मैं अब दोनों को नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। वो कहने के साथ उठ खड़ी हुई और बजिद इसरार नुसरत बेगम का बाजू पकड़ते उन्हें भी सोफे से उठने पर मजबूर कर दिया। फारिया दाऊद को एयरपोर्ट पर छोड़ने के बाद ड्राइवर के साथ घर आ चुकी थी, लेकिन अपने घर में जाने के बजाय वो अहमद साहिब के पोर्शन में आई थी। वो सब की नज़रों में अपने नंबर बढ़ाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही थी। अब भी अहमद साहिब और नुसरत बेगम के साथ वक्त बताते वो परी चेहरा की हैसियत कम करने का इरादा रखती थी, लेकिन पूरे घर में खामोशी महसूस करते वो जैसे ही दूसरे पोर्शन की तरफ आई, सामने डाइनिंग टेबल पर सबकी मौजूदगी के साथ परी चेहरा की मौजूदगी इसे नागवारी में मुब्तला कर गई। फारिया को देखते ही सब बड़ों ने खुश इखलाकी से इसरार करते हुए अपने साथ नाश्ते में शामिल किया, जिस पर वो परी चेहरा के साथ बैठ भी गए। वो जो पहले थोड़ा बहुत हंस बोल रही थी, अब अचानक से चुप सी कर गई थी कि अब फारिया ही सबको अपनी तरफ मुतवज्जे कर गई थी, जो बड़ी गमज़दा बनती दाऊद का जाने का अहवाल बता रही थी। परी चेहरा का दिल नाश्ते से उचाट होने लगा था। जब एकदम से फारिया उसके चेहरे के करीब झुकी तो उसने चौंकते हुए इसकी तरफ देखा। वैसे कितनी जालिम हो तुम। दाऊद को इस दिन इतनी बातें सुनाई कि वो बेचारा ये घर ही, ये मुल्क ही छोड़ गया, और अब कैसे इसके माँ बाप के सामने अच्छी बन रही हो। अगर मैं अभी तुम्हारी हकीकत उनके सामने खोल दूं तो, फारिया ने आंखें नचती मक्कारी से कहा तो उसके अंदाज पर परी चेहरा अफसोस से नफी में सर हिलाती नाश्ते की टेबल छोड़ गए। इसके बाद जैसे वक्त रुक सा गया। देखने को सभी अपने अपने कामों में मसरूफ रहने लगे थे, लेकिन दाऊद की गैर मौजूदगी का एहसास भी साथ साथ था। पीछे रहज वो अपने दिल में पैदा होती एक अजीब बेचैनी का शिकार रहने लगी थी। वो अपनी इस बदलती कैफियत से घबराते, जिसको वो कोई नाम भी नहीं दे पा रही थी, खुद को अपने इम्तिहानात में मसरूफ कर गई। दाऊद ने इसकी बहुत अच्छी तैयारी करवाई थी,
तो वो आसानी से सारे पेपर्स दे रही थी। लेकिन इसके साथ अब आगे के लिए वो कुछ परेशान रहने लगी थी कि उसे दाऊद के होते कभी किसी ट्यूटर की जरूरत नहीं रही। वो नहीं है तो क्या हुआ? और बहुत से ट्यूटर हैं पढ़ाने के लिए। अपने हाथों में मौजूद किताब को वो अपने सीने से लगाते मुंह बनाते हुए बड़बड़ाई। शाम का वक्त था, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो वो अपनी किताबें बाहर लान में ले आई। अभी उधर उधर टहलते वो पढ़ने में मगन थी, जब चमकती दमकती सी फारिया चेहरे पर मसनूई मुस्कान लिए इसके पास चली आई। इसे देखते ही परी चेहरा ने खौफ से सर झटका था। वो दोनों आपस में करीबी रिश्ता होने के बावजूद कभी घुल मिल नहीं सकी। वजह आज तक परी चेहरा को समझ नहीं आ सकी। फारिया इसका हाल अहवाल पूछते जल्द ही अपने असल मकसद की तरफ आई थी, जिसके लिए खास वो परी चेहरा के पास आई थी। परी चेहरा, तुम्हारे पास दाऊद की कॉल आई। फारिया का अंदाज ऐसा था जैसे इसने बिला इरादा ये सवाल पूछ लिया। फारिया ने परी चेहरा की जिद में दाऊद को कभी भाई बोलने की कोशिश नहीं की थी। पहले पहल सब बड़ों ने समझाया, लेकिन इसने कभी कान नहीं धुरे। जबकि इसके सवाल पर परी चेहरा बुरी तरह से चौंकी। नहीं, परी चेहरा ने अपनी नजरें किताब पर जमाए। अच्छा, उन्हें पता नहीं क्या तुम्हारे पेपर्स चल रहे हैं? पहले तो बड़ी फिक्र करते थे। फारिया इसके मुकाबिल या खड़ी हुई तो परी चेहरा को इसको आंखों में देखना पड़ा। मुझे नहीं पता, शायद बिजी होंगे इसलिए कॉल नहीं कर सके। परी चेहरा सामने खड़ी आफत से जान छुड़ाना चाहती थी, इसीलिए फिर से किताब को सामने करती आगे चल पड़ी। मगर मुझसे तो वो रोज बात करते हैं, बल्कि हमें तो बातें करते वक्त का एहसास भी नहीं होता। वो वहां अकेले हैं न, तो मैं भी उनके दिल के खातिर बात कर लेती हूं। जिस बात को बताने के लिए वो बेचैन थी, आखिर वो बोलती परी चेहरा के चेहरे के बदलते रंगों को देखती मुस्करा रही थी। इसकी बात पर परी चेहरा लम्हा भर को रुकी। दाऊद लंदन जाने के बाद सबसे राब्ते में था, सिवाय परी चेहरा के। परी चेहरा ये बात ज्यादा महसूस भी न करती जो अगर फारिया इतना बढ़ चढ़कर उसे दाऊद की कॉल का बता ना रही होती। परी चेहरा ने एक गहरा सांस भरा और फिर फारिया की आंखों में देखती वो खुद एतमादी से बोली, दाऊद यहां से जाने से पहले अच्छे से मेरे पेपर्स की डेट शीट के बारे में अच्छे से जानते थे, इसीलिए फी अलहाल मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे। जबकि अब देखते हुए भी कि मैं पढ़ रही हूं, मुसलसल मेरे दिमाग की दही करने पर तली हुई है कि एक लफ्ज चबाकर बोलती वो फारिया की बोलती बंद कर गई थी। आपको यहां खड़े होना है तो हूं, मैं जा रही हूं क्योंकि मुझे पढ़ना है। परी चेहरा अपनी किताबें समेटती पलटी। खुद को तसल्ली देने को ख्याल अच्छा है, वरना जो तुमने दाऊद को यहां से जाने से पहले कहा था, इसके बाद वो तुम्हें मुंह भी ना लगाए। आई बड़ी झूठ बोलने वाली। मुझसे छूटी हो तो छूटी ही रहूगी। फारिया भी जवाबा इसका मुंह बंद करती ते नफे न करती वहां से चली गई। अब इसका रुख नुसरत बेगम के पोर्शन की तरफ था। फारिया का अब ज्यादातर वक्त उनके पास भी गुजरने लगा। फारिया की बातों पर परी चेहरा ने गुस्से से इसकी पीठ को घूरा था जो आज कल न जाने कुन हवाओं में थी। परी चेहरा का मूड बुरी तरह बिगड़ा था। वो किताबों को सामने मेज पर पटकती ही वहां मौजूद कुर्सी पर बैठी थी। इज़्तिराबी कैफियत में अपने हाथ की उंगलियां मरोड़ने लगी। कुछ ऐसा था जो उसे बारा लग रहा था, लेकिन क्या वो समझ नहीं पा रही थी। वो यही सब तो चाहती थी, दाऊद उसकी जिंदगी से दूर होता उसे इसके हाल पर छोड़ गया था, और अब अपने जैसी परफेक्ट फारिया की तरफ मुतवज्जे हो रहा था, तो यकीनन वो अपनी जिंदगी में परी चेहरा की हैसियत का तयन कर चुका होगा। परी चेहरा कुछ देर अपना निचला होंठ कुचलती अपने दिल जलाती रही और फिर एक झटके से वो उठती घर के अंदर चली गई। परी चेहरा अपने दिल और दिमाग से दाऊद के एहसास को खत्म करने के लिए अपनी शख्सियत को बिल्कुल बदल गई थी। वो अपने अंदर छपी शौक व चंचल सी लड़की को बाहर ले आई। फी अल वक्त वो मुस्तकबिल की सारी परेशानियां भूल जाना चाहती थी। उसका लालिफाबालीपन बढ़ने लगा था। पहले जो अक्सर शरारतों पर दाऊद और अपनी माँ की तरफ से उसे ढेरों मलामत और लंबा सा लेक्चर मिला करता था, अब ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि अब फरहद बेगम और सरदार साहिब की जिंदगी में उसकी बदौलत रौनक थी। वो उनके बहुत नजदीक हो गई थी। हाँ,
इस बदलाव के साथ नुसरत बेगम का रवैया भी इसके साथ यकसर तब्दील होने लगा था। जिसकी वजह फारिया थी, वो नुसरत बेगम की चहीती और चमची बनते उन्हें दाऊद के घर से जाने की वजह बढ़ा चढ़ाकर बता चुकी थी, जिसकी वजह से उनका दिल परी चेहरा की तरफ से खराब हुआ। लेकिन परी चेहरा जो हर बात को लापरवाही से झटक दिया करती थी, नुसरत बेगम के गुस्से के बावजूद हर रोज कुछ देर के लिए उनके पास लाजमी जाती और इसी तरह 3 साल का अरसा गुजर चुका था। और अब हर कोई हर वक्त दाऊद से वापसी का मुतालबा करने लगा। इन 3 सालों में दाऊद और परी चेहरा की बिल्कुल बात नहीं हुई और न ही एक दूसरे को देखा, जब एक दिन वो अचानक से किसी के इल्म में लाए बगैर वापस आ गया। वो जिस वक्त घर आया तब सिर्फ घर में उसकी माँ और चची फरहत बेगम थीं, जिनसे मिलते कुछ वक्त गुजारते वो सोने चला गया। और जब दोबारा वो उठा तो शाम हो रही थी। वो एक कॉल पर बात करता अपने कमरे की खिड़की के पास आते बाहर बेधैनी में देख रहा था, जब एक हंसते खिलखिलाते चेहरे पर उसकी नज़र जिमसी गई और वो चेहरा था 17 साला परी चेहरा का, जो 14 साला बच्ची के बजाय एक खूबसूरत दोशीज़ा का रूप धार चुकी थी। दाऊद एक ट्रांस की कैफियत में उसे देखता गया, लेकिन फिर जब इसका दोपट्टे के बगैर वजूद देखा तो उसके माथे पर बिल पड़े। इसके साथ ही इसकी नज़र अतराफ में भी पड़ी तो गेट पर मौजूद चौकीदार मर्द की गंदी नज़रें परी चेहरा पर जिमी देखकर वो तुल मिलाते हुए अपनी फ़ोन कॉल भूलता बाहर की जानिब बढ़ा। परी चेहरा एक बली का बच्चा बाहर देखते इसे पकड़ने के लिए अपने दोपट्टे का होश भूलती ऐसे ही बाहर चली गई। अब इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे भाग रही थी, जब एक वजूद उसके नज़दीक आते इसका बाजू पकड़ते एक झटके से इसे लिए घर के अंदर की जानिब चल दिया। परी चेहरा हैरान परेशान सी इसके साथ खींचती चली जा रही थी और जब मुकाबिल इसे लिए दाऊद हैदर के कमरे में दाखिल हुआ तो परी चेहरा शशदर रह गए। दिल के धड़कने की रफ्तार बढ़ी थी और उसने चेहरा देखने की कोशिश की, जब उसने खुद उसे अपने सामने ला खड़ा किया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मिसेज, यूं इस तरह दोपट्टे के बगैर बाहर आने की? आज दाऊद हैदर के लहजे में बोलता इस्तेहकाक परी चेहरा को पथरुका कर गया। वो इस तरह अचानक से दाऊद को 3 साल बाद अपने सामने देखते इसके चेहरे पर से नजर हटाना भूल गई थी। आप? परी चेहरा की जबान बस एक लफ्ज अदा कर पाई, हाँ। मैं इतना हैरान क्यों हो रही हो? ये मेरा घर है, मुझे वापस आना ही था। खैर, मैंने जो पूछा है इसका जवाब दो। दोपट्टे का होश क्यों नहीं है तुम्हें? दाऊद उसे एक झटके से अपने बेहद करीब कर गया कि इस नज़दीकी पर दोनों की आंखें आपस में चार हुईं कि दाऊद अपना सवाल और परी चेहरा इस सवाल का जवाब देना भूली। आज परी चेहरा के दिल की धड़कन जैसे एक अजीब रक्स में थी। वो दोनों न जाने कब तक एक दूसरे की आंखों में खोए रहते कि कोई दरवाज़ा खोलता अंदर आया तो दोनों की महवियत टूटी, जबकि आने वाला दोनों के दरमियान नज़दीकी देखते वहीं साकित हुआ। कमरे में फारिया की आमद हुई थी, जिस पर दाऊद की तवज्जो बढ़ी और परी चेहरा के बाजू पर उसकी गिरफ्त हल्की हुई तो वो एक नज़र दोनों की तरफ देखते तेज रफ्तारी से कमरे से चली गई। दाऊद, अपने अपनी वापसी का बताया क्यों नहीं? मुझे जैसे ही पता चला मैं फौरन आपके पास चली आई, वो चहकती आवाज़ में बोलती इसके नज़दीक आई। वो एक अच्छे कद काट की लड़की थी जो कि दाऊद के कंधे के करीब तक आ रही थी, जबकि दाऊद के दिल व दिमाग में तो वो छोटी सी लड़की समा गई थी जिसका कद इसके सीने के बराबर था। और जब वो अपना चेहरा और आंखें उठाए इसकी तरफ देख रही थी तो दाऊद को सारी दुनिया रुकती महसूस हुई। परी चेहरा को सोचते ही इसके होंठों पर नामालूम सी मुस्कुराहट आई थी और वो अपना रुख बदलता बगैर किसी जज्बात के फारिया को जवाब देने लगा। दाऊद के आने की खुशी में नुसरत बेगम ने सबको डिनर पर इनवाइट किया। इस डिनर में दाऊद को अपनी माँ का परी चेहरा को नज़रअंदाज करना बुरी तरह से चुभा, बल्कि नुसरत बेगम का ज्यादा झुकाव फारिया की तरफ था। वो भी हर वक्त बड़ी मामी करती उनके आगे पीछे रही। परी चेहरा सारे वक्त में नजरें झुकाए बहुत खामोश रही, जैसे इसे इस सब से फर्क ही ना पड़ रहा हो। सब के जाते ही दाऊद ने खुद पर किए जब्त को खोते अपनी माँ से इस बारे में बात करना शुरू कर दिया। मामा, ये क्या था? परी चेहरा को इग्नोर क्यों कर रही थी? वो बना तमहीद बांधे इस बात का आगाज कर गया। दाऊद, तो तुम्हें क्या लगता है
जिस लड़की की वजह से तुम इतने साल मुझसे दूर रहे, मैं इसके आगे पीछे फिरूं तो सॉरी, मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है, वो बगैर लगी लिपटी रखे नफरत से बोले। मामा, अब इस बात को भूल क्यों नहीं जाती है? वो तो बच्ची थी और वैसे भी अब शायद भूल रही हैं कि वो कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि मेरी बीवी है। इसका जो भी अमल था, वो हम दोनों मियाँ बीवी का आपसी मुआमला था। तो बेहतर रहेगा कि अब एक रिवायती सास की सोच को छोड़ते इसके लिए अपना दिल वसी कर लें। दाऊद हैदर का हर लफ्ज़ परी चेहरा की अहमियत वाज़े कर रहा था। नुसरत बेगम बस अपने बेटे का पागलपन देख रही थीं, और वो जो दिल ही दिल में दाऊद के लिए एक बड़ा फैसला करने का सोच रही थीं, अब इस सोच को वहीं दबाने में ही आफियत थी। मामा क्या सोचने लगे, अब उन्हें खामोश पाकर दाऊद ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे किया। दाऊद, वो फारिया। नुसरत बेगम बोलते अचानक से खामोश हुई। मामा, अब जो सोच रही हैं, या फिर जो कोई आपको इस राह पर लेकर आ रहा है, तो आपको खुद को और इसे समझा देना चाहिए कि इसे बस शराब के पीछे भागने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दाऊद अपने अल्फाज से उन्हें बहुत कुछ बावर करवाते उनके सामने से चला गया। दाऊद जैसे ही सरदार साहिब की तरफ आया तो वो सब लाउंज में बातों में गुमसा टीवी देखने में भी मशगूल थे। इनमें बस परी चेहरा की आवाज़ ही बुलंद थी, जो हंसते मुस्कुराते न जाने उन्हें किया किस्से कहानियां सुना रही थी। लेकिन इसकी नज़र जैसे ही दाऊद पर पड़ी, वो थोड़ी देर के लिए बात चुप होती चली गई। इसके इस फर्क को दाऊद ने दिल से महसूस किया था। वो भी उनके साथ बातों में अपना हिस्सा डाल गया। तो नुसरत बेगम उठती किचन की तरफ चली गई। दाऊद ने परी चेहरा और अपने दरमियान तकल्लुफ की दीवार गिराते इससे भी छोटी छोटी बातों का आगाज किया, जिनका जवाब वो बड़ी खुश असलूबी से दे रही थी, और ये दाऊद के लिए खुश आइंद बात थी। सरदार साहिब इन दोनों को अकेले में कुछ वक्त गुजारने का मौका देने के लिए काल का बहाना बनाते वहां से उठ गए। जिस पर दाऊद अपनी जगह से उठता उसके पास आ बैठा, जिस पर परी चेहरा घबराई सी थी। लेकिन फिर दाऊद ने आम से अंदाज में इससे इसकी पढ़ाई और आज कल की मसरूफियात के बारे में बात करते इसकी घबराहट कम कर दी। फारिया को भी जैसे दाऊद के परी चेहरा के पास होने का पता चल गया था। दाऊद को परी चेहरा की खामोशी महसूस हुई, मगर वो इससे बात करने के तरीके ढूंढ रहा था। इसे इस बात का एहसास था कि उनके रिश्ते में जो तलखी आ गई थी, इसकी वजह सिर्फ परी चेहरा का बागीपन नहीं था, बल्कि इसकी अपनी सख्ती भी थी। उसने देखा कि परी चेहरा अब एक पुरएतिमाद और समझदार लड़की बन चुकी थी, जो बातों का जवाब धीमे लहजे में मगर ठोस अंदाज में दे रही थी। रात के खाने पर सब जमा हुए, जहां दाऊद ने पहली बार परी चेहरा को खुलकर देखा। उसने अपनी मां नुसरत बेगम को फारिया की तरफ ज्यादा झुकाव करते और परी चेहरा को नजरअंदाज करते देखा तो उसे बेहद तकलीफ हुई। उसने फौरन अपनी मां से बात की और समझाया कि परी चेहरा सिर्फ एक बच्ची नहीं है, बल्कि इसकी बीवी है। उसका अमल इन दोनों का ज़ाती मामला था। दाऊद की बातों में परी चेहरा के लिए मोहब्बत और एहतराम था, जिसने नुसरत बेगम को खामोश कर दिया। दाऊद ने महसूस किया कि उनके रिश्ते में फासिला सिर्फ परी चेहरा की वजह से नहीं था, बल्कि इसकी अपनी गलतियों की वजह से। नया आगाज देंगे। परी चेहरा दाऊद की आंखों में देखकर हैरान रह गई, जहां इसे सिर्फ इसके लिए मोहब्बत दिखाई दी। उसने दाऊद के बाजुओं में पनाह ली और दोनों के दरमियान तमाम फासले मिट गए। फारिया ने जब ये देखा तो उसे अपनी शिकस्त का एहसास हुआ, और वो समझ गई कि दाऊद की मोहब्बत परी चेहरा के लिए ही थी। परी चेहरा ने अपनी मां से मुआफ़ी मांगी और दाऊद से कहा, मुझे मुआफ़ कर दें, मैं आपको समझ नहीं सकी। दाऊद ने इसके सर पर हाथ फेरा और कहा, मैं भी तुम्हें मुआफ़ी चाहता हूं, मैंने तुम्हें बच्ची समझकर नज़रअंदाज किया। कहानी के आखिर में दाऊद और परी चेहरा ने अपने रिश्ते को एक नया आगाज दिया और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए।